तो अच्छा, अब वेबसाइट्स के ऊपर वापस आते हैं। वेबसाइट्स बेसिकली क्या होती हैं, कैसे स्टार्ट हुई। अभी आप आजकल व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, ठीक है, करते हैं ना सभी। तो व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस देखते हो आप लोग, ठीक है। वो स्टेटस क्या होता है, बेसिकली किसी एक बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, ठीक है। अब वो कुछ भी उसने लगाया, वो कोई वीडियो लगाई हुई हो, गाना लगाया हुआ हो, कुछ लिख के लगाया हुआ हो, ठीक है, कोई भी, ये सारी जो ये सारी जो भी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको शेयर करते हैं वो लोग व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू, ठीक है। बेसिकली इसी तरह का एक आइडिया किसी एक इंसान के जहन में आया था। वो ये कहता है कि यार फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर्स तो हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, ठीक है, ओवर द वायर, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। कि एक बंदा है, उसने अपना कोई स्टेटस लगाया एक जगह पे और दूसरा बंदा उसको देख सके। बेसिकली सिंपल मकसद जो है ना उस बात का, वो सिर्फ यही था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेबसाइट बना दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, हम इंटरनेट वगैरह के बाद उन्होंने कहा कि यार कोई क्या कहते हैं, एक कंप्यूटर जो है उसका एक कोई यूनिक एड्रेस रखते हैं। उस एड्रेस पे जो भी जाएगा ना, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो उस बंदे ने लगाई हुई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस काम के लिए उन्होंने बनाई एक वेबसाइट्स उन्होंने, ठीक है। अब वो जो एड्रेस था, वो सारी चीज़ें अब हमें समझनी पड़ेंगी कि वो कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं। वेबसाइट्स के ऊपर ही आ जाते हैं। वेबसाइट्स अभी आजकल करंट दौर में कैसे काम कर रही होती हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये ब्राउज़र है, ठीक है। इस ब्राउज़र के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल google.com लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास सामने एक नया यूज़र इंटरफेस आ गया, नई एक स्क्रीन आ गई ना। अब इस स्क्रीन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये पहले से मेरे कंप्यूटर में सेव थी? नहीं। ये कहाँ से आई? ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है किसने? google.com ने, ठीक है। अब ये जो google.com है, ये क्या है इसका? ये एड्रेस है, ठीक है। अब इस एड्रेस के ऊपर ज़रूर कोई एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया मेरे साथ, ठीक है। और मेरे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और मैंने वो देख ली, अच्छा ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी तरह ये बेसिक काम होता है इसका, ठीक है। अब ये जिस कंप्यूटर के ऊपर ये google.com का ये सारी चीज़ें जो रखी हुई थी ना, ये पेज रखा हुआ था, ये जो मेरे पास आया है, इस कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं? सर्वर। तो अक्सर आपने देखा होगा, कोई अगर आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, अक्सर कुछ आ जाता है, कोई सर्वर डाउन का कोई एरर आ जाता है कि सर्वर इज़ डाउन, ठीक है। एक जोक भी बनाता है इसके ऊपर कि वो एक बंदा कोई काम कर रहा होता है तो उसके पास एरर आ रहा होता है, सर्वर इज़ डाउन, सर्वर इज़ डाउन। तो वो कॉल करके ना ऑफिस में बोलता है, यार आपके पास ये जो सर्वर जो बंदा है ना, ये बड़ा नालायक है, उसको निकालो काम पे से, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर इज़ डाउन का मतलब ये होता है कि वो जो कंप्यूटर जो है ना, सर्वर वाला जो कंप्यूटर है, वो अभी बिजी है, या उसमें कोई मसला है, या वो बंद पड़ा हुआ है, या कुछ भी है, उसमें इंटरनेट नहीं आ रहा, कोई भी इस तरह का इशू होता है, तो फिर वो सर्वर इज़ डाउन का इस तरह का करके एक एरर आता है। तो वो जो सर्वर होता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है हमसे, और हम फिर उसको अपने पास अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, अब वो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है हमसे, वो होती है फाइल्स के तौर पे। जैसे आपने अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर अपनी सीवी भेजी होगी किसी को, एज अ फाइल भेजी है ना, ठीक है। अपनी कभी सीवी भेजी होगी, कभी आपने कोई पिक्चर भेजी होगी किसी को, तो वो फाइल है ना, पिक्चर भी एक फाइल है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोर हो रहा होता है वो एज अ फाइल स्टोर करते हैं हम उसको, ठीक है। आपके पास नोट पैड पर आपने काम किया होगा, वो फाइल होती है। पेंट पे आपने काम किया होगा, उसको इमेज को सेव करा दिया होगा, तो वो भी फाइल है एक। ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये फाइल्स जो हैं, ये इसी तरीके से फाइल्स पे काम इस पे भी होता है। लेकिन जब हम वेब के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वाला काम हो रहा होता है ना, तो हमारे पास जो ज़्यादातर जो फाइल्स चल रही होती हैं, वो 3 किस्म की फाइल्स होती हैं, ठीक है। वो 3 किस्म की फाइल्स के ऊपर आपकी वेबसाइट बनती है, उसी के ऊपर आपने जो भी काम करना है उन्हीं 3 फाइल्स के ऊपर काम करना है। बात समझ में आ रही है? अब वो 3 फाइल्स कौन कौन सी होती हैं? वो 3 फाइल्स होती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या JS, ठीक है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के ऊपर आप काम करते हो डिफरेंट तरीके का, और उसको फिर उसी तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर। अच्छा, मैं ये सारे काम करने से पहले ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो दुनिया में सबसे पहली वेबसाइट बनी थी ना, वो आपको बताता हूँ। तो आप अगर आप गूगल पे लिख दोगे ना, फर्स्ट वेबसाइट, तो आपके पास जो है वो उसकी लिंक आ जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ये रही info.sun.ch, तो ये थी ये वाली, ये हमारी पहली वेबसाइट थी। मतलब ये जो सबसे पहली वेबसाइट जो बनी थी ना, वो इस तरह की दिखती थी।
अब उसके अंदर फिर क्या हुआ, उसमें फिर जिद्दत आनी गई, ठीक है, कि उसको थोड़ा सा, और जैसे आपने देखा होगा जो सबसे पहले कंप्यूटर था वो कैसा था, जो ना 12-12 लोग मिलके उसको कंप्यूटर को उठाते थे। अब वो जो वही टेक्नोलॉजी है उसने आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पूरा कंप्यूटर ला के रख दिया और वो आपकी जेब में है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सबसे पहली वेबसाइट बनी थी वो कुछ इस तरह की दिखती थी, और फिर हमने धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस करते गए, उसको और अच्छा बनाते गए, और अच्छा बनाते बनाते अब हमारे पास गूगल है, अब हमारे यूट्यूब है, हमारे पास फेसबुक है, ठीक है। ये सारी मॉडर्न वेबसाइट्स है ना। वेबसाइट्स की एक टर्म है इसके लिए गलत होगी, बेसिकली वेबसाइट्स नहीं, ये वेब एप्लीकेशंस हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, इसी तरीके से वेब एप्लीकेशन भी होती है, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट सिंपल, ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है आपसे, बस आपको बता रहा है कुछ, ये वेबसाइट है जिसमें आप खुद इंटरेक्ट कर रहे होते हो ना बहुत ज़्यादा। जैसे फेसबुक है, जब आप facebook.com खोलते हो वहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट नज़र आती हैं, आप अपनी पिक्चर अपलोड करते हो, दूसरे आपकी पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गई वेब एप्स, यानी वेब एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम वेबसाइट्स बनानी सीखेंगे, वेब एप्लीकेशंस बनानी सीखेंगे, और मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी सीखेंगे, ठीक है। ये सारे काम जो है वो उसी वक्त पॉसिबल हैं जब आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। वो अच्छी कैसे करेंगे? पहले तो हम क्या कहते हैं सीखते हैं चीज़ों को, लेकिन वो अच्छी होगी प्रैक्टिस के साथ। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आप जो है वो क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर महारत हासिल करोगे, बिल्कुल मैथ्स की तरह है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ में उस चीज़ के ऊपर कमांड आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। इसी वजह से वो अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेज जो होते हैं, कहीं पे भी होता है, वो एक्सपीरियंस बंदा मांगते हैं। तो वो इसीलिए मांगते हैं कि जितना ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा उसने इसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, उतना ही ज़्यादा इसको काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो अब इसके अंदर लर्निंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लर्निंग फेज़ जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता आपकी लाइफ में। मुझे भी आज तक ऐसी चीज़ें हैं जो इसी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी नहीं पता चल रही होती कि यार अच्छा ये भी होता है इसके अंदर अभी तक, ठीक है। हालांकि मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए प्रोग्रामिंग पढ़े हुए और करते हुए, लेकिन अभी भी नई चीज़ें पता चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें लर्निंग रुकती नहीं, आपको नई चीज़ें पता चलती रहती हैं, आप काम करते रहते हो और आप आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आपने इसके ऊपर लेके चलना है। मैं आपको एक बहुत इजी सा फार्मूला बता देता हूँ कि आप इस पर कैसे इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि आप जो भी यहाँ से सीख कर जाते हो ना, जाने के बाद घर पे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा बैठ जाओ, और वो जो मैंने क्लास में काम किया होगा ना यहाँ पे, वही काम आप खुद कर लो अपने पास, ठीक है। अगर नहीं हो रहा, आपके पास गिटहब है, गिटहब पे सारा कोड अपलोड होता है, आपके पास यूट्यूब की वीडियो है, रिकॉर्डिंग, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप बैठ के रिवाइज भी कर लो, ठीक है। कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार वहाँ पे सर ने क्या बात बोली थी, या उस टाइम पे अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे थे अपना, ठीक है, आप नहीं सुना, तो वो सारी चीज़ें आप बैठ के सारी चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, मोबाइल यूज़ करने बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कर सकते हो, देखूंगा तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं दिखना चाहिए, ऐसे करना अगर करना हो तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो आप ये सारे काम इसमें कर रहे होते हो, ये सारी, तो ये काम तो करोगे, साथ साथ एक चीज़ ये भी करना कि जब भी प्रैक्टिस करो ना, तो इसी क्लास में कोई अपना एक दोस्त ऐसा बना लो जिसके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लो, या तो उसके घर पे चले जाओ या अपने घर पे उसको बुला लो, या मोबाइल पे किसी तरीके से कनेक्ट हो जाओ। कुछ भी नहीं मिलता, घर में अम्मी है बैठ, ठीक है, अम्मी को बिठा लो अपने साथ। अम्मी नहीं है आपकी, अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ है, या कोई भी आपका बच्चा है, जो भी है, उसको साथ बिठा लो, उसको बैठा के समझा दो एक बार कि यार ये काम ऐसे हो रहा है, भले से उसको समझ में आए ना आए, आप उसको समझा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी अपनी नॉलेज जो है वो उस पर जो है ना थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी, उसके ऊपर आपको खुद समझ में आएगा, बहुत सारे सवाल आपके खुद के जहन में आ जाएंगे उसको बताते वक्त। या हो सकता है कि जिसको आप समझा रहे हो वो आपसे कोई सवाल कर ले, तो आप बोलो कि यार अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब वो नेक्स्ट क्लास में आप आके मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट ईयर तक, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप भी जो है एक अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये वापस आते हैं अपनी जगह पे वापस। ये जो हमारे पास ये सारी चीज़ थी, ये थी हमारी वेबसाइट, ठीक है, एक छोटी सी नॉर्मल सी। तो इस वेबसाइट के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे आई है उसको क्या हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से तो देख सकते हैं, लेकिन वो जो फाइल हमारे पास आई थी क्या हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो फाइल बेसिकली नहीं देख सकती, लेकिन उस फाइल के अंदर लिखा हुआ क्या था ना, वो आप कैसे देख सकते हो। अगर आप यहीं पे ही राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद एक आपके पास ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्स,
अगर आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर लो तो आपके पास देखो एक अजीब से कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे काम। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्होंने लगाया हुआ हेडर। ठीक है, अच्छा अब हेडर के भी अराउंड में एक अजीब सी चीज़ है, एंगुलर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, एक लेस देन का साइन है, फिर ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, ये सारी क्या चीज़ होती हैं सब देखेंगे हम। ठीक है, आगे चल के फिलहाल के लिए अभी ये करते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ टाइटल के अंदर लिखा हुआ है दी वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट। बिल्कुल यही सेम चीज़ मुझे यहाँ ब्राउज़र के टैब पे भी नज़र आ रही है। ठीक है, इससे हमें एक बात समझ में आई, वो ये है कि इस टाइटल जो हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ पे एक और टाइटल लिखा हुआ है, इसके बीच में मैं कुछ भी लिख दूँ वो कहाँ आ जाएगा, इस ब्राउज़र के टैब पे। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट लिखा हुआ था तो वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट वो यहाँ पे आ गया। सही है, बात समझ में आई? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ये जो हेडर इन्होंने यहाँ पे ओपन किया था ना, हेडर को इन्होंने यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, अच्छा हर चीज़ देख लो रैप हुई हुई है एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम बॉडी के ऊपर। यहाँ पे एक बॉडी है, हेडर के बाद आ जाती है बॉडी। ठीक है, अच्छा अब बॉडी क्या होती है, हेडर क्या होता है, सब देखेंगे अभी। उसके बाद फिर इन्होंने H1 एक है यहाँ पे, H1 को यहाँ पे स्टार्ट किया, उसके बीच में रखा वर्ल्ड वाइड वेब और यहाँ पे H1 को कर दिया क्लोज। अब ये ओपन और क्लोज मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी है HTML के अंदर। ठीक है, कोई भी जो भी आप इस तरह का काम करते हो वो एक टैग्स के तौर पे होता है। अब वो टैग जो है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। जहाँ पे ये लिखा हुआ था ना सिंपल सा नाम उसका, वो वहाँ उसको देख के आप समझ जाओगे कि ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, और जहाँ पे भी नाम के पहले एक स्लैश लगा, वो एक्स्ट्रा स्लैश, ये वाला स्लैश नज़र आ रहा है, उसको देख के आप समझ जाओगे ये क्या है, क्लोजिंग टैग है। ठीक है, यही पूरा फॉर्मूला पूरे HTML में चल रहा है। सही है, इसके अलावा आपको कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलेगी। एक और चीज़ मिलेगी वो मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या होती है। ठीक है, बाकी हर जगह पे इसी तरह से आपके पास काम हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ टैग्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, उनके बीच में आप जो भी काम करोगे वो अपना एक ख़ास काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है टैग के नाम के ऊपर। हेडर, ठीक है, इसका नाम हेडर है, इसका नाम है टाइटल, इस टैग का नाम है H1। ठीक है, अच्छा हेडर टाइटल को तो हमने देख लिया, टाइटल क्या काम कर रहा है। टाइटल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कहाँ आ जाएगा, जो टैब का जो नाम है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से H1 क्या काम कर रहा है, H1 वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड, देखा है H1 के अंदर लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम अब जाके अपने पेज पे सर्च करें वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आप लोगों को सबसे ऊपर। ठीक है, अच्छा ये एक तरह से हेडिंग बन गई है। अब हेडिंग और H1 सेंस भी बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, H का मतलब क्या है, हेडिंग। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी नॉर्मल रख दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ये चीज़ देखो, ये है ए लिखा हुआ है, ए के बाद लिखा हुआ है रेम। ठीक है, बल्कि एक काम करो, कोई एक ही लाइन में आ रहा हो ना तो वो देख लो, खैर एंटर किया मैंने, इन्होंने बाद में देख लेते हैं। ठीक है, ए के ऊपर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो ए के अंदर इन्होंने लिख दिया है इसको नेम इक्वल्स टू जो भी था, फिर href इन्होंने दिया उसको, फिर href के अंदर एक फ़ाइल लगाई हुई इन्होंने व्हाट इज़ .html का मतलब से हम समझ गए कि ये कोई फ़ाइल है। ठीक है, आपके पास जो भी फ़ाइल होती है, अगर इमेज की फ़ाइल हो तो उसका नाम .jpg होगा या .png होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास गाना हो तो .mp3 होता है। ठीक है, अगर वीडियो हो तो .mp4 होता है। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा ना वीडियोस वगैरह तो आप लोग सब देखते होंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने भी एक फ़ाइल लगाई और फाइल के अंदर इन्होंने बता दिया कि भाई ये व्हाट इज़ .html जो है ना, हमें पता चल गया कि कोई HTML फाइल है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने इस ए के बीच के अंदर, ये जो ए का ओपनिंग है और यहाँ पे ए का क्लोजिंग है, ऐसे ही है ना, यहाँ पे इन्होंने इसके बीच के अंदर क्या रखा, कुछ हाइपर मीडिया रख दिया। अब मैं ए से क्या काम हो रहा है मैं ये देखता हूँ। हाइपर मीडिया अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है हाइपर मीडिया, ये ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है। अब इस ब्लू के अंदर ये यानी इसका मतलब ये है कि एंकर टैग के अंदर कुछ लिखने से वो ब्लू बन जाता है? नहीं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप क्लिक करते हो अक्सर किसी वेबसाइट के ऊपर, आप किसी और पेज पे चले जाते हो, कोई लिंक ओपन हो जाती है। ठीक है, वीडियो पे क्लिक करते हो वीडियो ओपन हो जाती है, वीडियो के पेज पे चले जाते हो, डिफरेंट चीज़ें आती है ना। बिल्कुल उसी तरीके से ये एक लिंक है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये वाला जो आप स्टेटस देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले स्टेटस पे आ जाओगे।
अगर हम स्टेटस वाली एग्जांपल लेके अगर चलते हैं अपनी, तो ये जो हाइपर मीडिया है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ अभी, तो मैं क्या हूँगा, मैं एक नए पेज पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर जो यूआरएल लिखा हुआ है ना, यूआरएल के अंदर देखो एक ख़ास चीज़ आ गई, /whatis.html। नज़र आ रहा है सबको? अब ये whatis.html कहाँ से आया? href से आया। इसका मतलब ये है कि इसने बताया कि भाई ये वाला जो वर्ड है ना, इस वर्ड को मैंने बताना है, ये वाले वर्ड को, इस वाले वर्ड को मैंने बनानी है एक लिंक, यानी इस वाले वर्ड के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा। ठीक है, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? इस HTML वाले पेज पे आ जाएगा। समझ में ही? तो ये इस तरीके से इन्होंने क्या बनाई है, एक लिंक बनाई है। बस समझ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से फिर आगे और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फिर इन्होंने बताया कि भाई क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक इन्होंने कुछ लिखा है, टेक्स्ट टाइप किया, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बस यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे /body आ रही है, बॉडी क्लोज हो रहा है। बॉडी ओपन कहाँ पे हुआ था? ये सारा कुछ लिखने से पहले यहाँ पे बॉडी ओपन हुआ था हेडर के बाद। ठीक है, उसके बाद बॉडी क्लोज कहाँ पे हुआ? सबसे लास्ट में। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो समझ रहे हो दया? इसका मतलब जो है वो ये है कि यहाँ पे दो मेन टैग्स हैं, पहला है हेडर और दूसरा है बॉडी। ठीक है, देख लो हेडर और बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी लिखा गया है वो सारा कुछ कहाँ पे लिखा गया है? या तो हेडर में लिखा गया या फिर बॉडी में लिखा गया। अच्छा, अब हेडर और बॉडी, इनके नामों से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या काम कर रहे होंगे। बेसिकली हेड, आपका जो हेड होता है ये किस काम के लिए होता है? इसके अंदर सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, ऐसे ही है ना? अच्छा, इसी हेड को देख के लोग आपको पहचानते हैं, ऐसे ही है? आपका चेहरा देख के तो लोग पहचानते हैं, आपका हाथ देख के तो नहीं पहचानेगा हाँ यार आप इसहाक हो या नहीं हो, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, आपके हेड को देख के आपको पहचाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से HTML के अंदर भी ये जो हेड है या हेडर है, ये भी यही काम कर रहा होता है। ठीक है, ये हेड जो है ये आपकी HTML फाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ब्राउज़र को, यानी ये जो ब्राउज़र है मेरे पास क्रोम, इसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस पेज के बारे में वो सारी कहाँ से मिल रही है? हेडर से या हेड से। ठीक है, अब इसके अंदर अभी और टोटल इन्फॉर्मेशन पता है क्या थी? वो सिर्फ थी टाइटल की, कि इस पेज का टाइटल क्या है। ब्राउज़र ने उस टाइटल को उठा के कहाँ लगा दिया? टैब का जो नाम था वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, पेज के नाम से पहचाना जाता है ना टाइटल, जो आपका टैब का जो नाम है वो पेज के नाम वही होगा। उसके बाद फिर हमारे पास आई बॉडी। अब बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें थी जो कि स्टेटस में यूज़र को दिखानी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे कहाँ रखी हुई हैं? बॉडी में रखी हुई हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो कुछ भी हमने यूज़र को शो करवाना है, जो भी दिखाना है, वो सारा का सारा कहाँ आएगा? बॉडी में आएगा। जी, कहाँ पे नेम इक्वल्स टू? यार ये अब ऑब्सोलेट टैग्स हो गए, ये अब हटा दिए गए। ठीक है, अब इसका कोई ख़ास काम नहीं है। अभी आप सिर्फ जो href है या a है, ठीक है, इस पे ध्यान दे दो। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ये क्योंकि मैंने बताया पहली वेबसाइट है, तब से लेके अब तक बहुत कुछ चेंज आया होगा ना, तो इसी तरीके से इसमें भी बहुत कुछ चेंज आया है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें अभी भी सेम है, तो उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपनी एक काम करते हैं कि एक नया पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जिस फोल्डर के अंदर हम सारा काम अपना कर रहे होंगे। मैं यहीं पे डेस्कटॉप में एक नया फ़ोल्डर अपने पास बना लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ संडे क्लास बैच 8। ठीक है, इसी नाम से जो है वो आपको क्या कहते हैं गिटहब पे भी मिल जाएगा फोल्डर। जब आप मेरे आईडी के अंदर आएंगे, गिटहब की आईडी के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो और ये जो यूट्यूब की भी जो वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मैं गिटहब की लिंक रख देता हूँ, तो अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन में भी देखो तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अब इसको मैं कर लेता हूँ अपने पास ओपन। अभी ये जो मेरे पास ये नया सा एक चीज़ आपको नज़र आई है ना, इसको देख के परेशान नहीं होना, ये मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। मैं आ जाता हूँ वापस डेस्कटॉप के ऊपर।
आप तमाम लोगों को पिक्चर्स वगैरह तो अपलोड करते होगे ना फेसबुक से, देखा होगा ना, ये वाला इंटरफेस तो सबने देखा हुआ है ना। यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोल्डर वगैरह अपना सिलेक्ट कर लेते हो या पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हो, बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये जो अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर है ना, हम पूरी ओवरऑल प्रोग्रामिंग के अंदर इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। इसका नाम है VS कोड, ठीक है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पे सर्च करोगे, यहाँ पे आके यहाँ पे लिखते हो अगर आप VS कोड, तो आपको इसकी डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। यहीं पे डाउनलोड पे ही क्लिक कर लेना। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड करके सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपने। जैसे गेम्स इंस्टॉल करते हो बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बस मसला ये है कि गेम्स जो हैं वो चलते नहीं थे आपके पास, ये चल जाएगा, ठीक है। आप जाते थे फिर वापस, सर ये CD नहीं चल रही है, वापस कर लें, होता है ना, सबने किया ना ये वाला काम तो। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपली आप ये डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। जब आप इसको ओपन करोगे ना VS कोड को, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास नज़र आएंगी। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, या तो आप फाइल में चले जाओ, ठीक है, या पे यहीं पे आपके पास एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, सही है। अब ये जिस तरीके से मैंने अपने पास डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया, आप भी अपने सिस्टम पे पहले एक फ़ोल्डर बना लेना, ठीक है, क्लास के नाम से, प्रैक्टिस के नाम से, जो भी आपका दिल चाहे, और उसी फोल्डर को यहाँ पे ओपन फोल्डर करके आप जाओगे। मैंने अगर डेस्कटॉप में सेव किया तो मैं डेस्कटॉप में आ जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ गया है वो फोल्डर शो। ये करके मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा, मेरे पास वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। अभी कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन पता नहीं चलेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ होगा जो फोल्डर ओपन हुआ है, आ रहा है नाम लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या करना है, अब इसमें मैंने, क्योंकि जब भी मेरा सर्वर जो मुझसे बात कर रहा होता है वो मुझे 3 फाइल्स भेज रहा होता है, उन्हीं की बिहाफ के ऊपर मेरी वेबसाइट चल रही होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। CSS जावास्क्रिप्ट तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं HTML। तो मैंने अगर HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला आइकन नज़र आ रहा है आपके पास, न्यू फाइल, ये न्यू फोल्डर है और ये न्यू फाइल है। अगर आपने यहीं पे न्यू फाइल बनानी है, आप न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक कर दें, या आपसे नाम पूछेगा। नाम में आप कोई भी नाम बता सकते हो, अपना नाम बता दो, आगे .html लगाना ज़रूरी है बस, क्योंकि एक्सटेंशन उसका वही है ना। अगर आपको कोई गाना है, MP3 गाना है, तो आप उसमें .mp3 रखोगे ही लाजमी, ऐसे ही है ना। जैसे इमेज है तो JPEG रखोगे, PNG रखोगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से इस फाइल के साथ भी एक्सटेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ index.html। अच्छा, अब बताओ मैंने इंडेक्स नाम क्यों रखा। इंडेक्स जो है वो एक कन्वेंशन है, ठीक है। आप अपना नाम भी रख सकते हो, कोई मसले बात नहीं है, लेकिन इंडेक्स कन्वेंशन है। कोई भी सर्वर होता है, जब भी उसके पास सबसे पहली रिक्वेस्ट आती है ना, सबसे पहला स्टेटस जो जाता है वो इंडेक्स का जाता है। वो सबसे पहले इंडेक्स की फाइल को, फॉर एग्जांपल अगर आप facebook.com लिख के इंटर करते हो ना, तो आपके पास सबसे पहले जो उसकी फ़ाइल आएगी वो जो उसके इंडेक्स के तौर पर रखी होगी वो फाइल आ जाएगी, ठीक है। वैसे वो वेब एप्लीकेशन है, वो सर्वर बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है उसमें बीच में, लेकिन मैं नॉर्मल अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप ये लिखोगे ना एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वो वाला है जो उल्टा आई होता है ना, ये वो है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रहा होगा, जब आप इस पर इंटर करोगे तो ये जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना रिक्वायर्ड HTML के लिए, वो आपको खुद ही बना के दे देगा। आपको ये सारी चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। मैंने अभी ऐसे कर लिया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो ये सारी खुद लिखना, ठीक है, ताकि कम से कम एक बार 2 बार लिखोगे आपके जहन में बैठ तो जाएगी यार मैंने क्या। क्योंकि अगर कभी ये ऑप्शन आपको नहीं मिला फिर क्या करोगे, आपको याद ही नहीं होगा यार वो क्या था वहाँ पे, क्या लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या थी, ठीक है। तो ये भाई नज़र आ रहा है ना सबको। अच्छा, और जूम कर दूँ, अब ठीक है। अच्छा, इस वाले पैटर्न में अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरे बाहर है ना, ये फाइल्स वगैरह दिखा रहा होता है मुझको, मैं इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लोज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बना ली HTML फाइल अपनी, ठीक है। अब इस HTML फाइल के ऊपर मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा था, वहाँ पे उनके पास भी हेडर था, उनके पास भी बॉडी थी, ठीक है। अब वो जो थी ना वो बिल्कुल पहला वर्जन था, उसके बदले उससे लेके अब तक बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई देखो, ये सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये वाली एक डॉक्यूमेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन बताओगे, डॉक टाइप जिसका नाम इन्होंने रखा, ठीक है। डॉक टाइप का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप, यानी इस फाइल के अंदर सिंपली आपने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे रख देना है। डॉक्यूमेंट टाइप जो है ना, जो मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ वो HTML है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से डॉक टाइप HTML रखते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप HTML 5 पे काम कर रहे हो। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है HTML का, जो सबसे लेटेस्ट है वो है HTML 5, ठीक है।
इससे पहले और भी वर्जन्स थे लेकिन वो सारे अब ख़त्म हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। ठीक है, तो जब आप ये वाला टैग लगाओगे तो ब्राउज़र समझ जाएगा आपका कि आप HTML5 के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया डॉक टाइप HTML। उसके बाद फिर आपके पास देख रहे हो यहाँ पे अब आपके पास हेड या बॉडी नहीं आया। ठीक है, आपके पास टैग आया अलग, उस टैब का नाम क्या है, HTML। यानी इन्होंने कहा कि यार देखो ये जो हेडर अलग रखा हुआ है, बॉडी अलग रखी हुई है ना, एक काम करते हैं इसके ऊपर एक टैग बनाते हैं जिसका नाम कर देते हैं HTML। HTML के अंदर होगा हेड और बॉडी। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से ये काम कर दिया। अब HTML के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से कोलैप्स करता हूँ, तो बाकी सारा कोड जितना भी है वो सारा HTML के अंदर है। तो इसका मतलब आप भी समझ जाओ कि आप जितना भी काम करोगे वो कहाँ करोगे, HTML के टैग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज़ है, ये हम बाद में देखते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल हम आते हैं HTML के अंदर हमारे पास रखा हुआ है हेड और बॉडी, वहाँ पे भी रखा हुआ था ना। ठीक है, वहाँ पे बस फ़र्क ये था कि वो शुरुआत ही उसकी हेडर और बॉडी से हो रही थी। अच्छा, वो जो हेडर है उसको हमने कर दिया हेड। ठीक है, तो हेड और बॉडी हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी यहाँ पे रखा हुआ है टाइटल डॉक्यूमेंट। अगर मैं इस HTML फाइल मेरी किसी तरीके से अभी ब्राउज़र पे चल जाए तो टैब में ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा। क्यों डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा, हमें पता है कि टाइटल में जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो कहाँ आती है, वो टैब के नाम जहाँ पे टैब होता है वहाँ पे आ जाती है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इस फाइल को चला भी सकता हूँ। कैसे, मैं इस अपने ब्राउज़र जहाँ पे मैंने ब्राउज़र के अंदर मैं जिसमें काम कर रहा हूँ ना, फोल्डर के अंदर मैं उसको ओपन करूँगा, यहाँ पे index.html आ रही है और ये ऑलरेडी मुझे बता रहा है गूगल क्रोम का आइकन देके कि ये फाइल जो है वो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो सकती है, गूगल क्रोम के ब्राउज़र के अंदर। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सिंपली राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पे चले आएँ। ओपन विद पे आपके पास गूगल क्रोम का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा तो आप चूज़ अनदर ऐप कर लें। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये गूगल क्रोम करेगा। अगर यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप मोर ऐप्स पे जाके मैन्युअली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गूगल क्रोम होगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये खुद ही ये चीज़ जो है उसको चलाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो मेरे बॉडी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसी वजह से ये पूरा का पूरा पेज मेरा क्या है, अभी खाली है। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ गई, वो क्या है, डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, क्योंकि मैंने उसको टाइटल के अंदर लिख दिया था, इस वजह से ये डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ लिखूँ तो ये वहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू फर्स्ट क्लास, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये तो नहीं आया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रीलोड वाला आइकन है ना, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको मैं जैसे ही करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेलकम टू फर्स्ट क्लास। ये आपकी पहली वेबसाइट बन गई। ठीक है, आपकी पहली वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। सही है भाई, तो ये सिंपल सा जो है वो क्या कहते हैं वो था कि जिसमें आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के आप अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी ये लोकल है। ठीक है, अभी कोई सर्वर तो है नहीं आपके कंप्यूटर तो जहाँ पे से किसी और को ये दिख सकेगी। अभी सिर्फ आपके ही कंप्यूटर में ये चीज़ नज़र आएगी। बाद में हम जाके देखेंगे कि कोई और अगर आपकी वेबसाइट को देखना चाहे तो वो कैसे देखेगा, ये भी आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ तक ये बात समझ में आई। अच्छा, इसमें बीच में ये मेटा के टैग्स हैं। ये मेटा के जो टैग्स होते हैं ये सिर्फ ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप इसको यहाँ से हटा दें इससे कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे रिलोड करता हूँ, देख रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज़ ना भी हो कोई मसले वाली बात नहीं है, बाद में देखेंगे ये चीज़ें होती हैं किस चीज़ के लिए होती हैं। फ़िलहाल के लिए अभी हमें ये समझ में आ गया कि ठीक है, मैंने जो टाइटल मैंने वहाँ पे पढ़ा था तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जो टाइटल में हम लिखते हैं वो सारा कहाँ पे आ जाता है, ब्राउज़र के टैब पे आ जाता है। इसी तरीके से जब मैंने देखा कि अच्छा जो भी मैं बॉडी में लिखूँगा वो सारा का सारा ब्राउज़र में नज़र आ रहा होगा सामने स्क्रीन पे, तो वो भी ठीक था। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज़ और वहाँ पे देखी थी, वो क्या थी, H1। अगर मैं कोशिश करूँ H1 बनाने की, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा टैग। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो साइन होता है, ये वाले लेस देन ग्रेटर देन के साइन सबके कीबोर्ड में है ना, अगर किसी के कीबोर्ड में नहीं है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला जो आपके पास साइन होता है उससे पहले आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन शिफ्ट दबा के ये काम करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे और उसके बाद फिर अपने पास कोई भी टैग लिखोगे, H1। अब देख रहे हो ये आपको खुद ही ऑप्शन दे रहा है कि कहीं आप H1 तो नहीं लिखना चाह रहे। अगर आप चाहो तो आप जो है वो इस पर एंटर कर दो सिंपली। ठीक है,
ये अभी चल नहीं रहा, लेकिन आपके पास चल जाएगा। इसकी सेटिंग अभी कुछ आगे पीछे हुई है, ठीक है। तो ये H1 जो है, इसमें आपके पास ये पूरा टैग जैसे ही आप उसका वो बनाते हो तो ये एंड टैग खुद ही बना देगा उसका, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि स्टार्टिंग टैग और एंड टैग के बीच में अब जो भी लिखा जाएगा वो किस तरीके से काम करेगा, जो भी आपने टैग बनाया है उस हिसाब से। अभी अगर मैंने हेडिंग का टैग बनाया तो वो हेडिंग बन जाएगी वो चीज़। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं पेज रीलोड करता हूँ तो मेरे पास एक हेडिंग भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे H1 है, वन सेंस नहीं बना रहा ना। वन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि और भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने रजिस्टर पे काम कर रहे होते हो या कॉपी पे काम कर रहे होते हो तो आप हेडिंग आपके पास डिफरेंट टाइप की होती है। एक तो आपकी मेन हेडिंग हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने चैप्टर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं या 4 पॉइंट्स हैं, आप एक एक करके हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो। हर पॉइंट के लिए आप एक अलग हेडिंग बनाते हो। वो छोटी हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग के बराबर नहीं होती। बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट साइज़ की हेडिंग्स बनाने के तरीके हैं। वो H1 से लेके जाता है कहाँ तक, H6 तक, ठीक है। अगर आप इसी को मैं जो है वो कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, 6 बन गई मेरे पास। मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ हेडिंग 2, लेकिन उसके लिए मुझे इसका टैग जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। उसका टैग मैं करूँगा H2, ठीक है। इसको भी H2, क्लोजिंग भी H2 होगा, और ये हो गया H3। यहाँ मैं उसको बताऊँगा कि इसका जो क्लोजिंग है वो भी H3 होगा। इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 3, ठीक है। चलो 3 तक देख लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ से आते हैं, उसके बाद फिर इसको चलाते हैं तो ये देख रहे हो सबके साइज़ चेंज है। हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3। आप चाहो तो इस तरह की हेडिंग्स आप बना सकते हो, ठीक है। देखो यार, क्लास में अगर मैंने किसी को भी सोता हुआ पकड़ा ना, मैं बिल्कुल भी जो ख्याल नहीं करूँगा कि आप किस एज के हो। मेरे अब्बा के एज के भी हुए, मैं क्लास से बाहर निकाल दूँगा आपको, ठीक है। मैं बिल्कुल भी इस बात का लिहाज नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपकी तरफ से मुझे मेहनत नहीं मिलेगी, मुझे किसी भी बात का लिहाज नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने किसी को भी क्लास में सोता हुआ देखा तो मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूँगा। मैं उसे क्लास से क्या, कोर्स से भी बाहर निकाल दूँगा। ये मैं पिछले बैच में कर चुका हूँ। आप पिछले बैच का कोई स्टूडेंट मिले तो उससे पूछ लेना। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास क्या कहते हैं आती है हेडिंग, जो कि H3 है, हमने देखी है। अच्छी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं H3 को फॉर एग्जांपल सिर्फ देखने के लिए कि H6 का साइज़ कितना छोटा होता है, अगर मैं चाहूँ तो इसको H6 बना के भी देख सकता हूँ, ठीक है। सही भाई। अच्छा, अब इसी के साथ साथ ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। अभी तो हमने बेसिक देखी ना कि यार ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब हम करेंगे एक बुक को फॉलो, ठीक है। उसी बुक के हिसाब से हमने चलना है। आप सिंपली यहाँ पे लिखें वाइली HTML एंड CSS, ठीक है। आपको ये बुक मिल जाएगी, PDF बुक है, ठीक है, यहीं से मिल जाएगी। आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। आप गूगल पे जो है वो सर्च करेंगे तो आपको वाइली HTML एंड PDF की बुक मिल जाएगी। इस बुक के ऑथर का नाम है जॉन डकेट। तो बड़ी बुक है, इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे, इसी के हिसाब से चलेंगे। जो ये सारी चीज़ें बता रहा होगा उसको करके देखेंगे हम। कुछ चैप्टर्स हमने इसमें HTML के हैं, कुछ चैप्टर्स इसके अंदर CSS के हैं। तो HTML और CSS हमारी इसी बुक से होगी। अच्छा, चलो जब तक ये ओपन हो रही है मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता सकता हूँ। बिल्कुल ये जो जिस तरीके से आपने ये चीज़ लिखी है ना, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक तरह से एक पैराग्राफ है, ठीक है, तो आप इसके लिए भी एक टैग होता है आपके पास। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग होगा, P का टैग है, ठीक है। आप यहाँ पे आके इसको ऐसे रख सकते हो। अब बताओ P1 P2 P3 क्यों नहीं है, ये पैराग्राफ सारे एक ही साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया पैराग्राफ। मैं आता हूँ वापस इसको रीलोड कर लेता हूँ। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिकली जो मैंने बाहर रखा हुआ था ब्राउज़र जो है मेरा, उसको पैराग्राफ ही समझ रहा था पहले भी, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ के अलावा और भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं,
जैसे हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अलावा हमने अभी एक चीज़ और देखी थी, वो क्या देखी थी पता है? ए देखा था हमने, ए का टैग। अब ए का टैग, ए से क्या चीज़ हो सकती है? पी से पैराग्राफ होती है, एच से हेडिंग होती है, ए से क्या होगा? ए से होता है एंकर। ठीक है, एंकर का टैग है। एंकर का टैग जो है वो आपके काम आता है कोई भी लिंक बनाने के लिए। ठीक है, तो खैर लिंक बनाना जो है वो हमारा थोड़े से तीसरे चौथे चैप्टर में आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि अभी पहले चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले दूसरा तीसरा चैप्टर हम देख लेते हैं आज। पहला चैप्टर हमारे पास स्ट्रक्चर का है। ये हमारी जो HTML होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है वो हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड है, और तीसरा चैप्टर जो है वो लिस्ट से रिलेटेड है, यानी जो आप लिस्ट बनाते हो अक्सर, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हो। देखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है ये सारी, ये वही चीज़ें बता रहा है कि भाई ये आपका स्टार्टिंग का टैग होता है, ये आपका एंड का टैग है, ये एंड के टैग में एक स्लैश एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, ये तो अभी हमने देख लिया ना ये सारी चीज़ें। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर का पेज स्टार्ट होता है। तो ये बता रहा है कि भाई ये इस तरह की, मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल दी इन्होंने कि ये पहले पेपर्स होते थे, फिर वेबसाइट्स होने लग गई, वही उसी जगह पे वही इन्फॉर्मेशन जो पहले वैसे शेयर होती थी अब वेबसाइट्स के थ्रू हो जाती हैं। फिर इन्होंने एग्जांपल दी H1 की, और क्या कहते हैं हेडिंग 1 आपके पास, और आपको जो टेक्स्ट वगैरह है उसके बारे में। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं अपनी वापस उसी जगह पे जो हमने बात की थी अभी कि HTML का टैग है। HTML के अंदर इन्होंने अभी हेड नहीं रखा। ठीक है, अच्छा अब HTML के अंदर याद रखना, अगर आप कोई चीज़ नहीं भी देते हो ना तो ब्राउज़र उसको चला देता है, वहाँ पर एरर नहीं आता। ठीक है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल ये पूरी का पूरा पेज जो है, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ अगर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, अब क्या होगा पता है? ये इसको अभी भी चला रहा है, हालांकि कुछ नेसेसरी चीज़ें थी वो मैंने मिस कर दी इस पेज के अंदर। ये पेज जो है वो मेरा ठीक नहीं है, इस तरह से वैलिड HTML नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा ब्राउज़र जो है वो उन चीज़ों को चला लेता है। ठीक है, तो अभी इन्होंने समझाने के लिए जो एग्जांपल दी है उस एग्जांपल के अंदर इन्होंने अभी हेड नहीं लगाया, लेकिन असल तरीका यही है कि HTML के अंदर हेड और बॉडी दोनों होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, इन्होंने बताया कि भाई ये H1 है, फिर उन्होंने कोई पैराग्राफ बताया, फिर उसकी एग्जांपल बनाई है इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने अभी देख ली ना कि आप इस तरीके से ये वाला काम कर सकते हो। अगर किसी को कोई बात अभी समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी बता दें, शर्माए ना। अच्छा, उसके बाद फिर अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, ये जो लैंग्वेज है वाइल HTML एंड CSS। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास भी बिल्कुल सेम इसी तरह की एक चीज़ लगी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो है मुझे लग रहा है कि सेम ही है इस तरह से। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये नाम सेम है बिल्कुल, LANG। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिर उसके बताया ENUS का मतलब इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे जो मेरे पास लगी हुई है लैंग्वेज और उसके अंदर इंग्लिश है, स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ लेकिन इंग्लिश बताया हुआ है कि भाई ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश। अब ये लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है यहाँ पे, क्यों बता रहे हैं? असल में यहाँ पे ये जो अभी वैसे ये जो लैंग्वेज जो चीज़ है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे टैग्स होते हैं हमारे पास, टैग्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होता है? एट्रीब्यूट्स में हम टैग के साथ कोई स्पेशल एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी टैग से रिलेटेड जाएगी अगर, तो वो कैसे जाएगी? एज ए एट्रीब्यूट जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, जो एंकर टैग था, एंकर टैग के अंदर भी देख लो बिल्कुल उसी तरीके से href =2 लगा हुआ है। ये देखो लगा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से लगा हुआ है। वहाँ पे लैंग्वेज =2 है और यहाँ पे href =2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो href हुआ ये क्या हुआ? ये भी एक एट्रीब्यूट है। लैंग्वेज भी एक एट्रीब्यूट है और href भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये जो href है, href के अंदर यहाँ पे इन्होंने इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास की एंकर टैग को। कौन सी? कि एंकर टैग के लिए क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी कि कौन से पेज पे जाएगा क्लिक करने के बाद।
ठीक है, तो वो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उसने पास कर दी एट्रीब्यूट के थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये जो HTML का पेज है, यहाँ पे देखो, अब वेबसाइट्स जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी होती हैं, वेबसाइट्स अरबी लैंग्वेज में भी होती हैं, वेबसाइट्स उर्दू लैंग्वेज में भी होती हैं। आप अपने ब्राउज़र को बताते, अक्सर आपके पास ऐसा होता होगा कि जब भी आप कोई उर्दू में वेबसाइट खोल लेते होगे, आपके पास ब्राउज़र में लिखा हुआ होगा वुड यू लाइक टू ट्रांसलेट दिस पेज। अब उसको कैसे पता कि इंग्लिश में नहीं है, वो मुझे क्यों ऑप्शन दे रहा है ट्रांसलेट का, कैसे पता चला उसको? उसने जब ये मेरा ब्राउज़र जब इस HTML के कोड को पढ़ रहा था ना, उसने यहाँ पे पढ़ लिया कि अच्छा यहाँ तो लैंग्वेज जो है वो EN लिखा हुआ है, ठीक है, या लैंग्वेज के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, AR लिख देता हूँ अरबिक के, ठीक है, जब वो यहाँ पे जाके इसको पढ़ेगा तो वो समझेगा अच्छा यार ये तो लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, और ये बंदा जो मेरा यूज़र है इसने अपनी सेटिंग्स के अंदर जो लैंग्वेज मुझे बताई हुई है वो इंग्लिश है। अब ये बंदा अरबिक तो नहीं समझता, तो मैं इससे पूछता हूँ कि आप ट्रांसलेट करना चाहते हो इस पेज को, इस तरीके से ये चीज़ काम करती है, ठीक है। उसने लैंग्वेज के एट्रीब्यूट में पढ़ा उस इन्फॉर्मेशन को कि ये पेज किस इस पेज में जितना भी डेटा लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कौन सी ज़बान में, ठीक है। उसने पढ़ने के बाद उसने अंदाज़ा लगाया कि यार ये जो मेरा यूज़र है ना ये इस ज़बान का बंदा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे पूछ लेता हूँ ट्रांसलेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो फिर पीछे फिर पूरा गूगल ट्रांसलेट लगा हुआ है, वो फिर आपके पेज को ट्रांसलेट कर देता है, वो एक अलग चीज़ है। फ़िलहाल के लिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये क्यों दी हुई है, ठीक है जी। उसकी देखो कोडिंग पूरी की पूरी इंग्लिश में ही होगी, सिर्फ कोडिंग के बीच में ये जो टैग के बीच में जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना ये उर्दू में आ जाएगी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी। इसका तरीका अगर आप जैपनीज़ भी हो ना, ठीक है, तो भी आपने हेड को हेड ही लिखना है, आप जैपनीज़ में हेड नहीं लिखोगे, आपने वैसे ही बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में ही होना चाहिए। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है टैग के बीच में होगी वो सारी आपकी अपनी लैंग्वेज में होगी, ठीक है। अच्छा क्लियर है भाई, यहाँ तक मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, आगे पढ़ें चलो। अच्छा फिर हम आते हैं, इन्होंने बताया ठीक है भाई ये एट्रीब्यूट, यहाँ वाला ये वाला जो पार्ट है ये है एट्रीब्यूट का नाम, यानी इक्वल्स टू से पहले तक का जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एट्रीब्यूट का नाम। अच्छा अब इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमा, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये आपको हर एट्रीब्यूट में ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जहाँ पे नंबर्स एज अ वैल्यू जारी होती है, वहाँ पे अगर आप ना दो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपने देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमा ये बेसिक HTML का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप लिखोगे उसको आप क्या कहते हो, एट्रीब्यूट वैल्यू। एक एट्रीब्यूट नेम हो गया और एक एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई, एक एट्रीब्यूट का नाम है और एक उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये नाम और वैल्यू समझ में आया, नाम क्या है वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो जिस तरीके से आपने अभी लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज़ किया, आप href का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन href क्या होगा, एट्रीब्यूट की नाम होगा या वैल्यू, नाम होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर लिखा हुआ है href के अंदर index.html तो वो वैल्यू होगी या नाम, वो वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो enus लिखा हुआ है ये वैल्यू है या नाम, वैल्यू है, सही है भाई। अच्छा फिर हम जैसे अब इन्होंने यहाँ पे FR दे दिया ये फ्रेंच के लिए, ठीक है, कि अगर जैसे अब ये देख रहे हो इन्होंने बीच में फ्रेंच लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर फ्रेंच अगर आपने कहीं पे भी, अगर आपने ज़रूरी नहीं है HTML में बताओ, अगर आपने कोई एक पैराग्राफ सिर्फ फ्रेंच का लिखा हुआ है ना, आप उस पैराग्राफ के ऊपर भी लैंग्वेज लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ उस पैराग्राफ के बारे में ब्राउज़र को बताने कि ये वाला पैराग्राफ जो है ना ये फ्रेंच में, क्योंकि अगर वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करे ना तो जो HTML ऑलरेडी लिखी हुई है उसको ट्रांसलेट ना करे, सिर्फ वो जो पैराग्राफ फ्रेंच में लिखा हुआ है उसी को जो है वो ट्रांसलेट करे जी। मैं सवाल नहीं समझा, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? जी जी बिल्कुल, वो असल में देखो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट कुछ ऐसे होते हैं जो कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट पे चल जाता है, ठीक है। जैसे अभी लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, ये HTML पे भी चल गया, उन्होंने P के ऊपर लगाया हुआ था P पे भी चल गया, मैं भी अगर अभी P पे लगाऊंगा तो P पे चल जाएगा, H1 पे लगाऊंगा H1 पे चल जाएगा। तो लैंग्वेज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर एलिमेंट पे हर टैग के साथ चल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो सिर्फ
किसी एक एलिमेंट के लिए ख़ास होते हैं। जैसे एचरेफ है, एचरेफ अगर आप पी के ए के अलावा कहीं पे भी लगाते हो तो वो उस तरीके से काम नहीं करेगा, वो गलत होगी। अगर चल भी गया किसी तरीके, मैंने बताया ना अभी इसमें एरर्स भी चल जाते हैं, चल भी गया तो मतलब वो गलत होगी एचटीएमएल। ठीक है, बेसिक एचटीएमएल यही है कि जब भी आप क्या कहते हैं लिंक बना रहे हो तो उसके लिए आप ए का टैग यूज़ करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके अभी पता चलेंगी आगे कि आप कौन से एट्रीब्यूट को किसके साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर इन्होंने बताया हेड का, टाइटल का। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और यहाँ पे जो है वो उन्होंने बताया कि आप HTML के पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हो। इन्होंने तरीका जो बताया वो सिंपल नोटपैड वगैरह पे तरीका बताया। ठीक है, हम नोटपैड पे भी आप कर सकते हो, लेकिन नोटपैड से ज़्यादा अच्छा टूल जो है वो VS कोड है। अगर आप इस पर करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आप सारी चीज़ें जो है वो साफ़ क्लियर आपको नज़र आएंगी। अगर नोटपैड पर ये सारी चीज़ें चला के देखना चाहते हो देख लो, बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा नोटपैड पे काम करने में। आप सिंपली यहाँ पे इसको ओपन विद करके मैं आपको नोटपैड पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा नोटपैड और ओपन करते हैं, ये देखो। अब देखो कहाँ अच्छा लग रहा था ज़्यादा, वो जो VS कोड है वहाँ पे कलरफुल सारी चीज़ें आ रही थी ना, आपको वैसे देखने से ही पता चल रहा था ये टैग है, ये एलिमेंट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है। तो उसी तरीके से जो है वो क्या कहते हैं ये टूल जो है वो बेसिकली बना ही इसी काम के लिए। ठीक है, देख लो ये एलिमेंट था, ये सारे एलिमेंट है, ये तो ये अलग कलर में, ये एट्रीब्यूट है तो ये अलग कलर में, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है तो ये अलग कलर में, ये सिंपल टेक्स्ट है तो ये अलग कलर में। ठीक है, अच्छा मैं अभी इस कोर्स को बिल्कुल ऐसे लेके चल रहा हूँ कि जिसमें ये सपोज करके कि आप में से किसी को भी अभी प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है। अगर ऑलरेडी किसी को पता है और क्लास में अभी ये सारी बातें उसको ऑलरेडी पता है और वो बोर हो रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह आगे चल के हम सब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो था वो ख़त्म हो गया। चैप्टर 2 पे हम आते हैं। चैप्टर 2 है हमारा टेक्स्ट। ये नाम से बता रहा है कि ये टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें आपको बताता है, जिसमें से सबसे पहले बताया H1 से लेके H6 तक। ठीक है, हमें पता है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी। फिर इसने बताया हमें पैराग्राफ का, कि पैराग्राफ भी होते हैं, P का टैग होता है। फिर अब आते हैं ये चीज़, ये नहीं है बोल्ड एंड इटैलिक। अब ये बोल्ड एंड इटैलिक क्या काम कर रहा है पता है आपको? बोल्ड एंड इटैलिक कर रहा है। ठीक है, आप में तमाम लोगों ने वर्ड पे तो काम किया होगा ना, वर्ड पे नहीं, अब तो ऑलमोस्ट हर जगह ही बोल्ड इटैलिक वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई देखो ये मेरे पास जो ये टैग है ना, ये B का टैग है। तो B के टैग से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। मैं यहाँ से अगर इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको लाके कहीं पे भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं पेज को अपने जो मैं चला रहा था उसको रीलोड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास की फीचर्स जो है वो देख रहे हो बोल्ड लेटर्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैंने अगर इसी तरीके से मैंने आई लिख दूं यहाँ पे, तो एक और की फीचर्स आएगा, लेकिन वो किस चीज़ में होगी, इटैलिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये B हो गया, ये I हो गया। ठीक है, अंडरलाइन के लिए क्या होगा, अंडरलाइन के लिए U होता है। ठीक है, लेकिन वो अब क्या कहते हैं आगे चल के देखेंगे उस चीज़ को भी। वो अंडरलाइन वाला जो टैग है वो अब जो है वो हाँ ख़त्म कर रहे हैं लोग उसको ना, क्या कहते हैं वो, मैं चला के इसको दिखा देता हूँ। ये डेप्रिकेट हो गया है। ठीक है, डेप्रिकेट का मतलब ये है कि अब उसको धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे हैं। चल जाएगा अभी भी, ठीक है, कोई मसली बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप इसकी आप प्रैक्टिस ना रखो, इस चीज़ को हम आगे जाके डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम जो है वो हम आगे जाके CSS से कर रहे होते हैं। वैसे B, I और U के टैग कोई इतना ख़ास यूज़ भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो अभी हमने देखे थे जितने भी H1 H6 से लेके P तक के टैग, ये सारे के सारे टैग जो हैं वो हमारे जो है वो अलग अलग डिफरेंट लाइन में आ रहे थे, और ये वाले जो हैं वो अलग लाइन में आ रहे थे। इसके जो रीज़न है वो इंशाल्लाह हम अज़ान के बाद करते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो हम कहाँ पे थे, हाँ तो यहाँ पे ये हमने देखे थे ये वाले जितने भी टैग्स थे ये सारे के सारे हमारे इसमें जितना भी हमने काम किया ये सारा का सारा एक अलग डिफरेंट लाइन के अंदर आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जितने भी काम किए ये सारा का सारा उसी लाइन के अंदर आ गया।
तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास कुछ जो टैग्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं और कुछ होते हैं इनलाइन। ठीक है, यानी कुछ जो ये वाले जितने भी टैग्स हैं, देखो अब H1 है या H2 है या H6 है, अपने जहन में एक लॉजिक बनाओ। ठीक है, जब भी आप हेडिंग बनाते हो, हेडिंग के आगे से ही लिखना शुरू कर देते हो, हमेशा नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करते हो। इसी तरीके से जब कोई पैराग्राफ है, जब वो पैराग्राफ शुरू होता है तो वो पुराने वाले पैराग्राफ के साथ लग के शुरू नहीं होता, वो हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है, उसी से पहचाना जाता है कि ये पैराग्राफ है। तो ये वाले सारे फीचर्स जो थे ना, जहाँ पे आप लाइन को खुद ही छोड़ देते हो, ठीक है, ये सारे HTML में पहले से डाल दिए गए। तो इस तरह का कोई भी टैग होगा ना जो इस तरह की बात बता रहा होगा कि जैसे हेडिंग है या पैराग्राफ है, तो वहाँ पे वो खुद ही जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, वहाँ पे वो खुद ही अपने लिए भी एक नई लाइन क्रिएट करेगा और किसी और को भी अपनी लाइन में नहीं आने देगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास पूरा सेंटेंस चल रहा है, उस सेंटेंस के अंदर कोई एक वर्ड बोल्ड अगर आपने करना है, उसके लिए आप लाइन नहीं छोड़ते कभी भी। ठीक है, या आपने कोई वर्ड अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है, तो उसके लिए आप लाइन नहीं छोड़ रहे होते। ठीक है, तो इन वर्ड इन जितने भी टैग्स हैं, इनको क्या रखा गया बाय डिफ़ॉल्ट, इनको रखा गया इनलाइन। तो ये फ़र्क है इनलाइन में और बोल्ड में। ठीक है, अब कौन सा टैग किस तरह का होता है, जब आप ये अपने पास खुद चला के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बोल्ड इटैलिक वाली चीज़ें। फिर हमारे पास आती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होती है? देखो, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप डेट लिख रहे होते हो तो आप लिखते हो 30, आगे लिखते हो TH, और TH लगाने के बाद आगे अगर लिखते हो आप जनवरी, तो TH जो है वो 30 के थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, छोटा हो गया, उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, या फिर अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपने अक्सर देखा होगा एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो वो जो स्क्वायर वाला जो 2 होता है वो ऊपर होता है, एक्स के ऊपर उसकी पावर बना होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, देखा है ना सबने। तो वो वाला जो काम है, वो उस तरह का जो काम, जहाँ पे भी जो काम ऊपर हो रहा होगा, वो सारा काम हम करते हैं सुपरस्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास सबस्क्रिप्ट होती है। सबस्क्रिप्ट का की एग्जांपल आपने H2O देखा है, लिखा है केमिस्ट्री के अंदर H2O, उसमें आपने 2 देखा होगा, हमेशा H के थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ है वो क्या होती है, सबस्क्रिप्ट। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट अगर बनाना चाह रहे हो HTML के अंदर, तो उसके लिए आपके पास SUP का टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और SUB का टैग होता है सबस्क्रिप्ट के लिए। मैं यहाँ पे सिंपली अगर एंटर करके यहाँ पे इसको रख दूँ, एक पैराग्राफ वो जो मैंने वहाँ से उसी बुक से कॉपी किया है, तो मैं इसको चला के देखते हैं। ठीक है, ऑन द 4th of September यू विल लर्न E=mc²। ठीक है, और इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर बाय 2 PM इन 2009, 2 ppm सॉरी। अच्छा, क्लियर है भाई, ये चीज़ आसान है ना, बहुत आसान लग रहा है ना अब तक तो। ठीक है, अच्छा अब देखो, इन्होंने मज़े की बात ये है कि इन्होंने 4th of September बनाया था ना, तो इन्होंने पूरे 4th को या 4th of September को वहाँ पे नहीं रखा, वो जो सिर्फ TH वाला, जिस पार्ट को ऊपर जाना था ना, सिर्फ उस पार्ट को इन्होंने रखा है SUP के टैग के अंदर। ठीक है, बाकी देख लो ऑन दी 4th के अंदर 4 के बाद फिर इन्होंने SUP का टैग लगाया और फिर TH को SUP के टैग के अंदर लिखा, तो वो ऊपर हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑफ सेप्टेम्बर वी विल लर्न E=mc² के अंदर जो 2 है, सिर्फ उसको सुपर स्क्रिप्ट के अंदर रखा है इसके अंदर। इसी तरह से बिल्कुल दी अमाउंट ऑफ CO2 जो है, तो उसमें 2 को सिर्फ सबस्क्रिप्ट के अंदर रखा गया। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी कुछ इस तरह का कुछ कर दूं, अगर इस CO को भी उठा के यहाँ रख दूं, अब क्या होगा, देख लो पूरा CO2 ही छोटा हो गया। ऐसे तो हम नहीं चाह रहे थे ना। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। बात समझ में आ रही है अब तक यहाँ पे कि हम कैसे चल रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल जैसे हम वर्ड पे काम कर रहे थे वैसे ही चल रहा है सारा कुछ, ऐसे ही है ना। हमने देखा कि ब्राउज़र के ऊपर फाइल चलती है,
ठीक है, जैसे MS वर्ड के ऊपर वर्ड की फ़ाइल चलती है, डॉक की फ़ाइल चलती है, डॉक एक्स की फ़ाइल चलती है, उसी तरीके से ब्राउज़र के ऊपर कौन सी फ़ाइल चलती है, .html की फ़ाइल चलती है। HTML फ़ाइल की आप कैसे बना सकते हो, नॉर्मली कोई भी फ़ाइल का नाम रखो, आगे .html लगा दो तो HTML फ़ाइल बन जाएगी। अब HTML फ़ाइल के नेसेसरी पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला नेसेसरी पार्ट ये है कि एक पेरेंट टैग होगा HTML का, ठीक है, उसके अंदर 2 चाइल्ड होंगे उसके। वो चाइल्ड कौन कौन से होंगे? हेड होगा और बॉडी होगी। हेडर नहीं, हेडर ख़त्म हो गया, हेड और बॉडी, ठीक है। और हेड और बॉडी के अंदर फिर हमने क्या देखा? हमने देखा इसके अंदर भाई हेडिंग्स हो सकती हैं, इसके अंदर पैराग्राफ हो सकता है। हेड के अंदर तो टाइटल होता है, बॉडी के अंदर हम आते हैं अभी, ठीक है। टाइटल जो है, टाइटल का तो बहुत सिंपल सा और आसान सा काम है कि जो फाइल का नाम जो शो कर रहा होगा ना ऊपर, ठीक है, वो हम रखेंगे कहाँ पे? टाइटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं और नीचे उसमें फिर क्या होता है? उसमें फिर क्या कहते हैं हमारे पास जो क्या कहते हैं आपका लबरा करें क्या क्या हाँ, हेडिंग्स आती हैं हमारे पास। हम पैराग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अपनी नोटबुक पे काम करते हैं, अपनी कॉपी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या फिर हम अपनी किसी डॉक्यूमेंट जो है वर्ड की फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसमें भी है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा कुछ आपके टेस्ट में आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। याद करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है, एक बार घर पे जाके आप लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है। क्या? जब हमारी HTML ख़त्म हो जाएगी तो हमारा टेस्ट होगा, फिर जो लोग पास होंगे सिर्फ वही लोग आगे CSS पढ़ेंगे, फिर CSS जब हम पढ़ लेंगे तो CSS का टेस्ट होगा, फिर जो लोग पास होंगे वही लोग आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बाकी उनको कोर्स से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आती है क्या कहते हैं HR और BR, ठीक है। तो HR और BR क्या कर रहे होते हैं? सिंपली देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं HTML लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल माय नेम इज़, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन एक अलग लाइन में शुरू हो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसहाक, ठीक है। तो मेरे पास ब्राउज़र पे कैसे नज़र आएगा? एक ही लाइन में आ गया। मैंने तो यहाँ पे इंटर दिया था, मैं 2-3 इंटर और दे देता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे, अब भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? जो HTML का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना, वो ये है कि वो एंटर्स को और एक्स्ट्रा स्पेसिस को इग्नोर कर देता है। सिंगल स्पेस होगी ना आपकी तो वो चलेगा, जैसे सिंगल स्पेस कौन सी है? ये वाली, इसके बीच में जो स्पेस आई है ये चल गया, उसने उठा लिया, यहाँ पे भी जो स्पेस है उसने चल गया। लेकिन अब ये जो इतनी सारी स्पेस आ रही है ना, उसको वो इग्नोर कर रहा है, कह रहा है मैं इसको एक ही स्पेस काउंट करूँगा, ठीक है। मैंने इसको आगे, अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ पे फंस गया, मैंने यहाँ पे एंटर देना था। उसके लिए फिर क्या है, HTML कहता है कि भाई अगर आपको यही काम करना है तो आप उसके लिए एक टैग लगाओ, कौन सा वाला? BR का। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दी हुई है उसके अंदर BR का टैग कुछ इस तरीके से लगाया गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो बुक थोड़ी सी पुरानी हो गई तो उसको छोड़ दें, BR का टैग इस तरह से हमेशा लगाएं, ठीक है। अच्छा, BR का टैग, एक मज़े की बात यह है कि इसका क्लोजिंग टैग कहाँ है? क्लोजिंग टैग कहाँ है? क्लोजिंग टैग, अच्छा देखो, क्लोजिंग टैग यहाँ पे सेंस बनाता है किसी तरह। देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमारे पास हमेशा उस वक्त होते थे जब हम टेक्स्ट को पॉइंट आउट करते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेक्स्ट है ना, इस पे हमने ये काम करवाना है। जैसे जब हम इस पे काम कर रहे थे तो हमने बताया भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेक्स्ट होगा ना, इसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेक्स्ट है इसको हमने क्या करना है? पैराग्राफ। तो आप लिमिट बता रहे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लाइन छोड़नी है अगर सिर्फ, तो यहाँ पे लिमिट बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना, एक ही लाइन छोड़नी है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको जो टैग रखा गया है, इस टैग का नाम होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ क्लोजिंग टैग। यानी सिर्फ आप ओपनिंग टैग लगाते हो और इसके लिए क्लोजिंग टैग नहीं होता कुछ भी। अगर ज़्यादा लाइन छोड़नी हो तो फिर आप BR जो है वो बढ़ाते जाएं, जितनी आपने लाइनें छोड़नी है आप BR उतने ज़्यादा लगा लें यहाँ पे, ठीक है। अगर 2 लाइन छोड़नी है तो 2 BR। कौन सी लाइन में? यहाँ पे इसमें अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, अब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इसको भी ब्रेक करूं, ये भोजानी जो है ये भी नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ पे भी एक और BR लगा देंगे साग के बाद, यहाँ पे ऐसे इस तरह करके, ऐसे, ठीक है। जितने आप BR लगाएंगे उस हिसाब से आपको लाइन मिलती जाएंगी। अगर आपने कहीं पे 2 BR लगा लिए इस तरीके से,
देख लो, एक इन्होंने एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे छोड़ी बीच में, ठीक है। क्या नजर नहीं आ रहा? थोड़ा सा मतलब जूम कर दूं? अच्छा, ये जो नीचे वाली विंडो खुली हुई है इसको भी इग्नोर करना। अब नजर आ रहा है? ये वाला काम अभी हमने किया है, ठीक है। सही है भाई। वापस आ जाते हैं अपनी बुक के ऊपर। बुक में देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। BR HR, अच्छा HR, सॉरी HR तो हमने देखा ही नहीं। HR क्या करता है? HR जो है ना वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। देख लो लाइन आ गई। तो ये लाइन जो है वो ये कहाँ से आई है, ठीक है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसने एक लाइन जो है ना यहाँ पे ड्रॉ कर दी। जब मैंने इसहाक और जो है वो भोजानी के बीच में HR लिखा तो इसने इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या कर दिया, इस ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दी। तो HR के थ्रू ये लाइन ड्रॉ होती है। इसका कोई ख़ास यूजेज होता नहीं है, लेकिन ये है कि बुक में है तो आप देख लो, ठीक है। क्या एक ही लाइन में अगर कौन सा स्पेस? अल्फ़ाबेट के बीच में अगर आपने, मैं बताऊंगा आगे चल के उसको ना, ठीक है। अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं वैसे बता देता हूँ। अगर आप चाहो ना तो इसके लिए एक स्पेशल कमांड होती है। ये सारी जब हम पढ़ेंगे ना तो वो देख लेंगे, एंड NBSP करके होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पेस बना रहा होता है, लेकिन हम इसको देखेंगे जब हम इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब इसको भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है सिमेंटिक मार्कअप, ठीक है। अच्छा, अब देखो सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है। क्या स्क्रीन रीडर के लिए होता है? सिर्फ स्क्रीन रीडर के लिए कहना ज़रूरी नहीं है। अब सिमेंटिक मार्कअप समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो google.com है ना, सर्च इंजन है ना google.com, ये कैसे काम करता है। देखो, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स बनती है ना, आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट बना के उसे लाइव कर देते हो, यानी लोगों के लिए पब्लिक कर देते हो। अब गूगल क्या करता है, गूगल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि बैठ के सिर्फ आपकी वेबसाइट्स रीड कर रहा होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे रीड कर रहा होता है। उसको कहता है क्रॉलर्स। क्या कहते हैं उसको? क्रॉलर्स। अब वो क्रॉलर्स जो है ना वो बेसिकली स्पाइडर वेब, ये सारे क्रॉलर्स, ये सारी चीज़ें, ये एक ही जगह से सारा कुछ निकला है ना, क्योंकि बेसिकली जो स्पाइडर जब चलता है ना तो वो क्रॉल करके चल रहा होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो उसी तरीके वहीं से भी ये वाला जो वर्ड है ना ये भी वहीं से निकला है, क्योंकि वो क्रॉल करके पूरी वेब को रीड कर रहा होता है, पूरी वेब पे क्रॉल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो जब वो सारी वेबसाइट्स को पढ़ते रहता है ना, पढ़ के खुद याद करता रहता है उसको, मतलब एक तरह एक जगह पे लिखता रहता है, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है उसको। फिर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी आके उस पर सर्च करते हो ना तो वो याद करने की कोशिश करता है, अच्छा ये वाली चीज़ मैंने कौन कौन सी वेबसाइट से पढ़ी थी। जितनी भी वेबसाइट पढ़ी होती हैं सबके नाम लेके लिस्ट ला के आपके सामने रख देता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है, पहले वो उसको पढ़े, ठीक है। अगर उसको रीड करेगा, उसको पता होगा कि इस वेबसाइट पे ये वाली इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मेडिसिन का नाम सर्च कर रहे हो, ठीक है, या आप मेडिसिन का नाम आपके पास है लेकिन आप सोच रहे हो कि यार ये करती क्या है ये मेडिसिन, ठीक है, तो आप उसका नाम लिख के सर्च कर लेते हो, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो देखेगा यार ये वाला जो नाम है ना ये मैंने कौन कौन सी वेबसाइट से पढ़ा था। जितनी भी वेबसाइट्स पे उसने वो नाम पढ़ा होगा ना वो सारी वेबसाइट्स आके आपके सामने कर देगा। आप वेबसाइट खोलो, वहाँ पे पढ़ लो, उसमें लिखा होगा कि भाई यहाँ पे ये इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वाला जो सारा काम है ना इस तरह से चलता है। तो यहाँ अब इसका इससे क्या ताल्लुक, जो जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी HTML में लिखी होगी ना और जितनी मैनेज्ड वे में लिखी होगी, गूगल क्रोम उसको उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेगा और समझ पाएगा, ठीक है। अब अगर आपने उस दवाई का नाम जो है वो फॉर एग्जांपल उसकी स्पेलिंग ही गलत कर दी तो गूगल को तो नहीं समझ में आना ना कि यार ये उसी चीज़ की बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अगर कहीं और नहीं मिला तो वो फिर शायद लाके आपका पेज दिखा दे कि यार आपसे मिलता जुलता कुछ मिल रहा है यहाँ पे, वो चीज़ तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और नहीं मिला, पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सबसे पहले ऊपर वेबसाइट किसको आएगी, जिसके पास इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी गूगल के हिसाब से। अब गूगल जो उन चीज़ों को रीड करता है वो कैसे रीड करता है, गूगल रीड करता है सिमेंटिक मार्कअप्स के थ्रू, ठीक है। वो क्या करता है, वो किसी भी वेबसाइट में जाएगा ना, अब उसको टेक्स्ट से मतलब नहीं है, टेक्स्ट से मतलब बाद में आएगा, सबसे पहले वो टैग्स को पढ़ेगा,
टैग्स को रीड करेगा कि इस टैग के अंदर मेरे काम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेटा का टैग है, उसके काम का है, उसमें हम तो कुछ भी नहीं लिखते ना, उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है। मेटा के टैग का भी काम होता है गूगल का, लेकिन वो बाद में देखेंगे क्या उसमें किसके थ्रू क्या क्या काम हो सकते हैं। पी का टैग है, पी के टैग में उसके काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उसमें एड्स भी चलते हैं, ठीक है। अब एड्स के लिए भी आपके पास अलग टैग होते हैं, साइड वगैरह इस तरह के टैग्स होते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो टैग है उसमें उसका कोई काम की चीज़ है एड्स के टैग के अंदर? नहीं, कोई काम की चीज़ नहीं, उसमें वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिखी होगी जो यूज़र को चाहिए, वो तो एड्स है, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट में आप जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो वो बिल्कुल इस तरीके से हो कि गूगल क्रोम को समझ में आ जाए कि यार ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो है वो बिल्कुल इस बंदे के लिए परफेक्ट है, तो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पे आएगी, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक लिखते हो इस तरह से ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं इस चीज़ के ऊपर। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिमेंटिक मार्कअप, ठीक है, सिमेंटिक्स। तो इसमें जितने भी टैग्स होते हैं ना, ये सारी चीज़ें गूगल को रीड करने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉन्ग करके आप लिखो, अगर आप विजुअली देखो ना तो इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बी का होता है, यानी बोल्ड का। लेकिन अगर आप ये काम करते हो बी की जगह पे, तो उसके थ्रू ब्राउज़र को पता चलेगा कि यार ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे अगर आप दवाई को एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को, तो दवाई का जो नाम होगा वो कहाँ आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाएगा, या हेडिंग के अंदर आएगा। हेडिंग में नहीं आ रहा तो स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। दवाई का केमिकल फार्मूला लिख रहे हो तो वो कहाँ पे आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो इन वर्ड्स को ज़्यादा दिलचस्पी से रीड करता है जो सिमेंटिक मार्कअप्स होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होती है, उसकी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट की अच्छी हो जाती है। अब आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन अच्छी होगी तो आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। यूज़र्स ज़्यादा आना अच्छी बात है ना, बुरी बात तो नहीं है। एक यूट्यूब चैनल भी अगर आप बना लेते हो तो उसमें यूज़र्स ज़्यादा होंगे तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से वेबसाइट्स भी हैं, आपकी वेबसाइट पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो ट्रैफिक आता कहाँ से? हर बंदे को तो आपकी वेबसाइट का नाम नहीं याद। वो वेबसाइट पे लेके आने वाला कौन है? गूगल। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है अगर किसी बंदे ने सर्च किया तो वो गूगल के थ्रू की है, गूगल आपकी वेबसाइट तक लेकर आएगा। लेकिन आपके पास वो इन्फॉर्मेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि गूगल लेकर आए, आपकी वेबसाइट को दिखाए, शो करे वहाँ पे, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन परफेक्ट कैसे होती है? वो होती है सिमेंटिक मार्कअप्स के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग है, ये देखा जाए तो काम बोल्ड के ही इस तरह का करा होता है। अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा, यहाँ से इसको चला दूँ अगर मैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये नज़र आएगा जैसे बोल्ड नज़र आता है, देख रहे हो? बिल्कुल ऐसी बोल्ड भी चल रहा था ना हमारे पास। तो लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ये समझ जाएगा हमारा ब्राउज़र कि ये जो स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा हुआ है इसलिए कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये बाकी पैराग्राफ के वर्ड्स की तरह नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा माई नेम इज़ इसहाक, ठीक है, या माई नेम इज़ इसहाक भोजानी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसहाक भोजानी। अगर किसी बंदे ने गूगल पे सर्च किया इसहाक भोजानी, ठीक है, तो माई नेम इज़ गूगल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंस क्या रखता है? इसहाक भोजानी, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ जब वो स्ट्रॉन्ग के टैग में मिलेगी तो गूगल समझेगा कि यार ज़रूर इस चीज़ से रिलेटेड इस वेबसाइट पे ज़रूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, ये मुझे यूज़र को दिखानी चाहिए। कौन सा बी? बी अब यूज़ बहुत कम होता है, बी वगैरह तो अब यूज़ नहीं होते, ये सिर्फ बुक में लिखे हुए थे। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस वजह से आपको बताया, वरना बोल्ड इटैलिक वाले जो काम है ना, बेसिकली ये सारे काम आप CSS के थ्रू कर सकते हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो जी। गूगल बोल्ड को इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। गूगल के लिए बोल्ड जो है वो सिंपल टेक्स्ट के बराबर ही है, एक स्टाइलिंग टेक्स्ट कह लो उसको, स्टाइलिंग के लिए कह लो उसको इस तरह से। इसी तरीके से फिर जो इटैलिक है उसके लिए हमारे पास आ जाता है EM, ठीक है। अगर आप इसको अगर चला के देखो तो इसका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल इटैलिक की तरह होगा। मैं इसको चला के नहीं देख रहा, आप घर जाके इसे चला के देख लेना। फिर हमारे पास आती है कोटेशंस। कोटेशंस भी बिल्कुल सिमेंटिक मार्कअप है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने कोई क्या कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ शेयर की है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लॉक कोट है, ब्लॉक कोट का टैग इन्होंने लगाया और उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी जो है वो किसी बंदे की बात को बेसिकली कोट किया है, ठीक है, कहीं से उठा के रखा है। तो उस चीज़ के लिए फिर इन्होंने ब्लॉक कोड का टैग यूज़ किया। यहाँ पे इन्होंने एक एट्रीब्यूट भी लगाया हुआ है और एट्रीब्यूट के अंदर इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये इस वेबसाइट पे लिखी हुई है, ठीक है।
तो ये इतनी ज़्यादा अब यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं, जो यूज़ थी जो वो मैंने बता दी आप लोगों को। EM भी इटैलिक करता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्ट्रॉन्ग बोल्ड करता है, ठीक है। नहीं, स्टाइलिंग तो आती है इटैलिक की, लेकिन साथ साथ जो आपका इंजन है सर्च इंजन वो भी उसको इम्पोर्टेंस देता है। फिर क्यू का टैग है, तो क्यू जो है वो कोट के लिए यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, बहुत इजी चीज़ें हैं। फिर अगर आप कहीं पे कोई एब्रीवेशन बता रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, जैसे ये प्रॉफ है, ठीक है, उसकी पूरी एब्रीवेशन जो है वो अगर आप बताना चाह रहे हो तो उसके लिए आप ABBR का टैग यूज़ करते हो, ठीक है। फिर सिटिएशंस एंड डेफिनेशंस हैं, अगर आप किसी चीज़ की डेफिनेशन जो है उसको बता रहे हो, फॉर एग्जांपल तो जैसे ब्लैक होल, अगर किसी बंदे ने गूगल पे सर्च किया हुआ और आपने DFN के टैग के अंदर अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ब्राउज़र को पता चल जाएगा इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो उसकी आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी मिलेगी इस तरह से। किसको? DFN को? नहीं, इसका कोई हेडिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही नज़र आएगा बिल्कुल। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि क्या कहते हैं, शायद थोड़ा सा वो उसके माउस के ऊपर कवर करने पे कुछ हो जाए, लेकिन कोई ख़ास इतनी वो नहीं है, कोई स्टाइलिंग से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से एड्रेस का टैग है, अगर आपने एड्रेस कहीं पे शेयर किया हुआ है, अगर कोई बंदा इस एड्रेस को सर्च करता है अपने पास और आपने एड्रेस के अंदर इसको लिखा हुआ है, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा है, मैप्स पे सर्च कर रहा है, तो इस तरह से फिर आपके अगर आपने एड्रेस में लिखा हुआ है तो आपकी जो वेबसाइट है उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी। फिर S का टैग है, डिलीट का टैग है। अच्छा, ये वो टैग्स हैं जो आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हो और अपने पास चला सकते हो, ठीक है, और देख लेना कि ये क्या काम कर रहे होते हैं। इस S का मतलब ये है जो ना थोड़ा सा वो स्ट्राइक थ्रू करके अक्सर आपको दिखा रहा होता है, अक्सर आप अगर कहीं पे सेल लगी हो तो वो दिखा रहे होते हैं भाई ये प्रीवियस प्राइस थे, उसको काटे हुए होता है, फिर लिखा होता है अब आपके लिए ये वाली प्राइस हमने कर दी है, तो उस तरह की चीज़ जो है वो, जैसे ये वाला ये लिखा हुआ है, ये इस तरह की चीज़ है वो आपके पास स्ट्राइक थ्रू के थ्रू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 2 जो है वो हमारा एंड होता है। इंशाल्लाह हमने पूरी कोशिश करनी है कि ये जो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो ये 2 चैप्टर्स जो हैं ये पूरे के पूरे आपको आने चाहिए, सारी चीज़ें आप देख कर आओगे, और इसके साथ साथ आपने अगला भी एक चैप्टर खुद से पढ़ के आ जाना है, ठीक है। तो आपने देख लिया कितनी इजी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो HTML तक तो मुझे पता है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, HTML के बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होनी होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट जो है वहाँ पे प्रोग्रामिंग आपकी बेसिकली स्टार्ट होती है, ये तो आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर वाला बंदा है ना तो वो भी समझ के ये वाले काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, अगर आप जो है वो HTML CSS तक ही कर लो ना अगर, तो एक तरह से एक अच्छे वेब डिज़ाइनर तो बन ही सकते हो ना, ठीक है। तो ये है कि मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन आगे चले सब इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इस चीज़ को जो है वो अगर आप यहीं से अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखोगे, जैसे आप एक वो बनाना चाह रहे हो आगे जाके, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको भी आगे चल के जो है ना वो फ़ायदा होगा। अच्छा, आगे चल के भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चीज़ भूल जाएंगे या इसको कर सकते हैं, इससे स्टार्ट लेना है, इसका इस्तेमाल हर जगह पे आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। ये तो आपने करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ एडिशनल चीज़ें और आ रही होंगी, लेकिन ये आपने करना ही है, इसको भूलना नहीं है। ये बहुत आसान सी चीज़ है, घर जाओ इसको बैठ के ट्राई करो, ठीक है। जितना भी हमने ये वाली पूरी फाइल जो है ना ये मेरी अपलोड हो जाएगी गिटहब के ऊपर, ठीक है। वीडियो भी ये वाली इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, आपके साथ लिंक शेयर हो जाएगी। चैनल वगैरह का हम देख लेते हैं अभी क्यों काम नहीं कर रहा, तो देख उसको भी कर लेंगे, ठीक है।